गुड इवनिंग गाइड्स। आप सबका दी एटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट एंड लेट्स बिगिन द स्टडी। हम लोग पढ़ाई शुरू करें। राहुल, देखिए एक टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक्चुअली में हम ये मान के चल रहे थे कि आप लोग कर लेंगे और कर भी लिए होंगे, लेकिन मेरे मन में एक कंडक्शन है क्योंकि यहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है। तो मे भी आप लोग अगर नहीं किए तो एक क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा और कहीं आप गलती ना कर दें, इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। सो इस टॉपिक को लेके हम आपके बीच आए हैं। राइट, तो स्टार्ट करें। सभी लोग ज्वाइन कर लिए? बोर्ड पे विजिबल है? यस। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ जो हम राइटअप देने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टेबल मान सकते हैं। इस पे एक स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है। वो क्या कर रहा है, इस पे रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और साथ ही साथ ये लीनियर वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है। ये बात को समझना जरूरी है कि जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल कर रहा होता है तो वो लीनियर वेलोसिटी से भी मूव कर रहा भी होता है। उसका एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और लीनियर वेलोसिटी भी होता है। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसके लिए थोड़ा सा राइटअप लिख लेंगे। व्हेन अ सॉलिड, यहां लिखेंगे व्हेन अ सॉलिड spherical ball rolls on a table sorry, at a point table rolls on a table at a point on its surface टेबल के सरफेस के ऊपर rotates about an axis passing through its center and perpendicular to, ये perpendicular लिखे हैं, and perpendicular to its plane of rotation. नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिखते हैं, the ball also moves forward therefore it possesses both angular velocity and linear velocity, due to which it has a rotational kinetic energy
rotational kinetic energy and a translational kinetic energy. ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। जब एक बॉडी रोल्स कर रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो उनको कितने तरीके का काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि बॉडी रोटेट करने के साथ साथ फॉरवर्ड मूव भी करता है विथ लीनियर वेलोसिटी। समझ में आई बात ना? अब देखिए, अगर मान लें तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, इसका दो तरह का एनर्जी हो जाएगा। एक एनर्जी होगा एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, इसके पास दोनों तरह का यहां मोशन है। लीनियर मोशन दैट विल बी इक्वल टू हाफ और इसका मास m इंटू वी स्क्वायर। साथ ही जहां पे हम ये मान ले रहे हैं m क्या है, मास ऑफ ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, m इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। समझ जाएंगे आप? ओके, तो एनर्जी ड्यू टू रोटेशन क्या होगा यहां, एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, बताओ जी, ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास के बदले लीनियर में मास, तो रोटेशनल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। आपको एनालॉजी हम बताए थे, याद होगा अगर तो, राइट? ऐसा जहां पे आई क्या है अपना, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, राइट ना, ऑफ स्फेरिकल बॉल। ओके, अब यहाँ पे देखो टोटल सॉरी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, so that will be equal to E and that will be equal to half I omega square plus half mv square। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल in terms of radius of gyration is given as mk square, जहां पे k है रेडियस ऑफ gyration, जहां पे k क्या है, रेडियस ऑफ gyration, ये हम बोले थे आपको पढ़ने के लिए, रेडियस ऑफ gyration, समझे क्या, k क्या है, रेडियस ऑफ gyration। अगर ये क्लियर हो आपको तो देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से E विल बी इक्वल टू हाफ I के जगह पे mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब v को हम लोग अगर, या हम लोग ऐसा करते हैं, ओमेगा को v और रेडियस के टर्म में अगर रिलेट कर दें, यहां से क्या हो जाएगा, आपको याद होगा v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v बाय r, राइट? ओमेगा की जगह पे वो रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, होगा ना, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की जगह पे v बाय r रखे तो ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ mv स्क्वायर। देखो हाफ mv स्क्वायर दोनों में है, राइट? देखो हाफ mv स्क्वायर दोनों में है, ये E इक्वल टू आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करें, अगर हम लोग एक काम करें यहाँ कि अगर हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले ले दोनों से, क्या बचेगा, तो अपने पास बचेगा E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ऐसा देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म के लिए 1, क्योंकि पूरा का पूरा हाफ mv स्क्वायर के लिए कॉमन ले लीजिए,
दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट नाउ। इस केस में अब एक बात बताते हैं, अगर हम लोग स्पेशल केसेस बात करें, स्पेशल केसेस यहां थोड़ा आप साथ देंगे तो सब काम बन जाएगा। यहां हम लोग क्या बात करें, स्पेशल केसेस बात करें। पहला, अगर हम लोग स्फेरिकल बॉल, पहला केस नंबर 1 फॉर अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस बरियाल के लिए बात करें, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का मान होता है 2/5 mr², और आई आप बोले हैं m² है ना, आई आप बोले हैं ना m², तो आई की जगह m² लिखिए और 2/5 से mr² से इसको कंपेयर कीजिए, तो यहां से आपको k²/r² का मान आ जाएगा, क्या आ गया गाइस 2/5। तो फॉर स्फेरिकल बॉल ये आया, तो अगर ये हम पुट करें तो इसके लिए एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv² विदिन द ब्रैकेट 2/5 प्लस 1। आप इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 7/5, तो यहाँ हो जाएगा 7, और ये 5 जो होगा 5 से 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 7/10 mv²। दिस विल बी द total kinetic energy in case of spherical ball of radius r which is rolling on a horizontal plane like this। पूछ सकता है आपको एग्जाम में, कभी कभी मैच द कॉलम वाला भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, कॉलम ए कॉलम बी बोल करके, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। अब अगर मान लो ये सर्कुलर डिस्क होता, ये केस 2 हम बात कर रहे हैं, ये स्फेरिकल बॉल में होकर सर्कुलर डिस्क होता, तब क्या होता है इसका मान, राइट। तो देखो केस 2 फॉर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, के लिए अगर हम लोग बात करें, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान होता है mr²/2। अगर आपको याद होगा, हम बोले था ये पढ़ने, इसको आप कंपेयर कर दो m² से, तो दिस इंप्लाइज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और k²/r² इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इस केस में। और जब इस चीज को हम लोग पुटअप करेंगे यहां इस इक्वेशन में, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r हो जाएगा 1/2 mv² विदिन द ब्रैकेट 1/2 प्लस 1 k²/r² की 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 into 2 4 mv² इन केस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये जो है, ये टॉपिक मुझे लग रहा था कि पढ़ा देना चाहिए, होपफुली आप पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ा दिया। तो मीनिंग यहाँ सब कुछ बोर्ड पे इसलिए हम क्लियर कट लिख के रखे हैं ताकि आप कुछ पूछे तो हम एक्सप्लेन करने पाए। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। जल्दी कीजिए, कॉपी कीजिए, फास्ट पढ़े, होपफुली ये चाहिए। एंजल बहुत दिनों बाद आई है, ये परियां है, परियों की तरह ही आती हैं और चली जाती हैं। सॉरी, बोलिए, कॉपी कर लीजिए एक बार फास्ट, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो यू मे आस्क। दिस इज द लेक्चर 17 ऑफ मैकेनिक्स क्लास। और मैं एक बात बोलना भूल गया, मैं कुछ यूट्यूब पे भी लेक्चर डाला हूं, तो आप लोग अगर लेक्चर देखते हैं और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आता है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब, और लोगों को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा, उससे पॉजिटिव वाइब होगा और मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और वीडियो आपके लिए बना करके यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया करूंगा। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे खास करके जो यहाँ ज्वाइन नहीं किया,
और जो लोग चाहते हैं कि इसी तरह का पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करना, वो हमारा एप्स डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, DATC रांची नीट JEE PSU नाम से है एप्स। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने इंटरेस्ट का कोर्स परचेज कीजिए और स्टार्ट लर्निंग विथ मी। सॉरी, चलिए कॉपी कीजिए फास्ट। कॉपी कर लेने के बाद एक बार बाकी की कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। कॉपीड कॉपीड सर, कॉपीड सर, कॉपीड सर। एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर से। यहाँ देखिए हमने क्या बोलने का कोशिश किया है। हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बात से क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, बोलेगा क्या, एक स्फेरिकल बॉल है जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और वो रोल कर रहा है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो बताइए उसके पास कितने डिफरेंट टाइप का वेलोसिटी होगा, ये पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट आंसर विल बी इट इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन का आंसर वही हम लिखे हैं। व्हेन अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल rolls on a table at a point on its surface, rotate about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the rotation. The ball also moves forward with velocity v। ठीक है, ये रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है बताओ जल्दी से, ये फॉरवर्ड मूव भी कर रहा है। Therefore it possesses both angular velocity and linear velocity, due to which it has rotational kinetic energy as well as translational kinetic energy। तो आपको पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, एक अगर सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल कर रहा है, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। आंसर विल बी दो टाइप का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दो क्वेश्चन हो गया। देन इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी हम अब निकालना चाहते हैं जो ये है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इस बॉल का मास m है और मूव कर रहा है फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v, देन लीनियर मोशन के वजह करके यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv², where m is the mass of solid spherical ball। एनर्जी ड्यू टू रोटेशन क्या हो जाएगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। अब इसको I के मान हम लोग सॉरी इन जनरल लिख सकते हैं mk², where m is the mass of the body and k is the radius of gyration। तो रख दिया I की जगह पे, ये क्या हो जाएगा हाफ mk² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv²। अब इसमें हम लोग क्या किए, ओमेगा को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू अपना v/r, वो यहाँ पुट अप कर दिए, क्या आ गया हाफ mk² v² प्लस हाफ mv²। अब इसमें से हाफ mv² दोनों में है, कॉमन ले लिए, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल बॉल रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल या प्लेन आया हाफ mv² into k² plus 1, right, within the bracket k² plus 1। This is the total kinetic energy of the rolling spherical ball on the horizontal plane। Now special case, अगर मान लेते हैं वो बॉल स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, देन उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं 2/5 mr²। वो उसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें m के स्क्वायर से, क्योंकि इन जनरल तो मोमेंट ऑफ m के स्क्वायर होता है,
इसे कंपेयर करके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे सॉलिड स्फेरिकल बॉल के लिए। ये आ गया 2/5। ये इसमें पुट किए तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी आया 7/10 mv²। यहाँ पे पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। ठीक उसी तरह से अगर मान लें कि वो सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस आर जो कि रोल कर रहा है ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 यानी कि हाफ mr²। उसको m² से कंपेयर किए, k² r स्क्वायर का मान हाफ आ गया, वो पुट किए उस इक्वेशन में और फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी आ गया 3/4 mv²। ठीक है, ये स्पेशल केस करके आपको सॉलिड स्फेरिकल केस के केस में आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूछ दे अगर तो ऐसे बोलिएगा, और डिस्क के केस में, सर्कुलर डिस्क के केस में पूछ दे तो ऐसे बोलिएगा, राइट ना। तो 4-5 क्वेश्चन इससे बनता है, उसमें से कोई भी बातें आपको पूछ सकता है एग्जाम, सो यू कैन इजीली आंसर दिस। यस, नाउ इट्स क्लियर ना? इट्स वेरी इजी, राइट? Actually, in the previous topic, I was left for you people, but today I think now, if you people will not do and will get some laziness in your mind, कि एग्जाम के टाइम में कर लेंगे, उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने खुद कर दिया। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मैच द कॉलम में ही उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मिटा दे। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है। ये आपको फिर जाके नीट दीजिए, मेडिकल दीजिए, उसमें पढ़ना होगा, IIT जेईई मेंस एडवांस दीजिए, उसमें पढ़ना होगा, या फिर फर्दर आप ग्रेजुएशन करते हो विद फिजिक्स, देन आपको पढ़ना होगा, MSc पढ़िए विद फिजिक्स, देन पढ़ना होगा। ये सब बहुत उपयोगी टॉपिक है और रियल लाइफ में भी ये बहुत मिलता है। खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिएगा, अगर इंजीनियरिंग सेक्शन में चले गए 12th के बाद, तो भी इसके बारे में खूब डिटेल में बात करना होगा। These are the very important topics for mechanical engineer also. समझ में आई बात क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। Acceleration of a body rolling down on a rolling down on a inclined plane. Now this is the topic, right? क्लियर है? हाँ, यस। मान लीजिए इसके लिए एक फिगर आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूं। ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है। क्या है इसमें समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक बॉल यहाँ, ठीक है, और जिसका रेडियस है स्मॉल r, और ये मूव कर रहा है, यहाँ पे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ऐसे v वेलोसिटी कंपोनेंट, इससे ये आ भी रहा है, राइट? ऐसा। अब मान लीजिए कुछ समय बाद इसका जो पोजीशन है वो अपना, ये मान लो ए पोजीशन पे था, अब ये बी पोजीशन पे आ जाता है। कुछ समय बाद ये क्या होता है, यहाँ ये डॉटेड लाइन में बना रहे हैं, कुछ समय बाद ये रोल करके कहाँ आ जाता है, पोजीशन बी पे, बी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक सी पॉइंट है, राइट, और इसको मान लेते हैं हमको, ये जो बचा, इसको हम लोग एस बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? एस। तो देखिए ये कुछ चीजें एग्जाम्पल बनाए हैं हम लोग, राइट? ऐसा
तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक बॉडी है जो उसका रेडियस है, लेट r इक्वल टू रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी, राइट। m मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, उसी बॉडी का मास है m, और ये इट रोल्स विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग, ये स्लीप नहीं कर रहा, सिर्फ रोल कर रहा, इट रोल्स विदाउट स्लीपिंग डाउन a smooth inclined plane, a smooth inclined plane। यहाँ पे हम लोग ये मान चल रहे हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, स्मूथ inclined plane having an angle of inclination theta, ये थीटा एंगल, ठीक है ना, ऐसा। अब मान लीजिए सपोज v जो है ना इसका, वो है वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड by the body after traveling a distance, s, after traveling a distance s, ऐसा, s along the plane, ये इंक्लाइन प्लेन क्या, फुल स्टॉप। अब मान लेते हैं ओमेगा जो है, ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी about an axis passing through the center of the body, passing through the center of the body, इस एक्सिस के अबाउट, समझ आई बात ना, ऐसा। नाउ एक रिवॉल्यूशन में, इन वन रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने में, वन रिवॉल्यूशन, the body moves sorry a distance of कितना, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा 2 pi r, whereas a point on the ring turns through कितना एंगल, 2 pi, turns through 2 pi radian in the same time, सेम टाइम को 360 डिग्री का कोण भी तो बना लेता है, यानी कि 2 पाई रेडियन का उतनी टाइम में वो रिंग उसका टर्न कर देता, मुड़ जाता है, ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं therefore should I change the pen for the clear visibility, therefore linear velocity v इक्वल टू r इंटू ओमेगा हो जाएगा, और दिस इंप्लाइड ओमेगा इक्वल टू v बाय r आप लिख सकते हैं, ऐसा। अब मान लीजिए I अगर इनर्शिया है और k रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बॉडी है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब हम लोग मान लें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I
एम के स्क्वायर दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन अगर है, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, टोटल के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में क्या क्या एनर्जी होगा, एक होगा एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा होगा एनर्जी ड्यू टू रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले बात किया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह पे एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसी को और अच्छे से बात कर सकते हैं आप एक ही टर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो थोड़ी देर पहले आप बात किए थे, है ना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख दिए थे, हाफ एम वी स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट के स्क्वायर बाय आर, सॉरी यहाँ आर स्मॉल यूज करेंगे हम लोग क्योंकि छोटी आर यूज किए हैं, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। ये चीज थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इन मूविंग अ डिस्टेंस स्मॉल एस फ्रॉम ए टू बी, बॉडी कम्स डाउन वर्टिकली अ डिस्टेंस कितना, AC, इन मूविंग डिस्टेंस s फ्रॉम A टू B, बॉडी डाउन कितना आया, A से C तक, हाँ या ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं AC का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये जस्ट देखो, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका S sin थीटा, है ना, समझ में आ रहा बात ना, यानी कि वहां से हम लोग बोल सकते हैं AC will be equal to S sin थीटा, समझ में आया कैसे, क्लियर है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये समझ में आया, AC इक्वल टू S sin थीटा कैसे होगा, क्लियर है, तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी P विल बी इक्वल टू mg, और ये हाइट AC इज S sin थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोले सिंस देयर इज नो स्लीपिंग नहीं है, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड द टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंस देयर इज नो स्लीपिंग, तो एनर्जी का लॉस नहीं होएगा, हाँ या ना, यहाँ पे क्या है, सिंस देयर इज नो स्लीपिंग नो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, सो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख देते हैं एट देयर इज नो स्लीपिंग, so no dissipation of energy, no dissipation of energy, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, डिसिपेशन मतलब लॉस, नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो टोटल गेन इन काइनेटिक सॉरी एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी P, ये डेल्टा P चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा ऐसा, इस चीज को अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा अपना, तो वो देखो, वो जो अपना एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वहां, ये वहां से हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो वहां पे क्या लिखे हुए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट के स्क्वायर बाय छोटी आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी एस साइन थीटा, एम गेट कैंसिल, यहां से हम लोगों को, और हाँ ठीक है, एम गेट कैंसिल, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जल्दी बताओ, तो हम लोगों को मिलेगा एस जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 विद इन द ब्रैकेट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मिलेगा हम लोगों को। अब हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो g तो कांस्टेंट होगा, और ये थीटा का भी मान नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, वो इंक्लाइंड है, प्लेन है, वो फिक्स है, तो ये हो जाएगा ऐसा g sin थीटा ds by dt विल बी इक्वल टू, अब यहां देखो
1/2 v को करेंगे डिफरेंशिएट हो जाएगा इनटू 2v dv by dt, और विद इन द ब्रैकेट ये चीज कांस्टेंट टर्म है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा। अब ये 2 गेट कैंसिल, अगर क्लियर आपको क्लियरली विजिबल होगा तो, राइट, ऐसा। अगर आपको क्लियरली विजिबल होगा तो यहां तक ठीक है। यहां पे हम एक टर्म को देखो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो ds बाय dt है दैट इज लीनियर वेलोसिटी v, और dv बाय dt जो है वो है एक्सीलरेशन a, ठीक है। ये तो अगर ये चीजें हम लोग पुट कर दें वहां इसके जगह पे वैल्यू, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे वो बताइए। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे, यहां से इसके जगह पर हम लोग रख देंगे v और इसके जगह पर रख देंगे हम लोग a, एक्सीलरेशन a, तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक बार रख के देखते हैं। g sin थीटा ds by dt is v into v equal to v into a within the bracket k square by r square plus 1, ऐसा होगा। ये v गेट कैंसिल, यहां से एक्सीलरेशन a will be equal to g sin theta divided by this much, g sin theta divided by k square by r square plus 1। ये आ गया अपना एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्चुअली, ये आ गया उसका एक्सीलरेशन, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या दिखा रहा है, दिस शोज दैट फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन थीटा द एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्सीलरेशन इज, यहां से आप बोल सकते हैं जी कांस्टेंट ही है, एक अगर थीटा का मान दिया हो तो साइन थीटा भी फिक्स हो जाएगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना। एक्सीलरेशन इस केस में होगा क्या, बोलिए जल्दी। तो जितना ज्यादा k का वैल्यू होगा कंपेयर टू r, उतना ज्यादा अपना स्मॉलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी होगा इंक्लाइंड ऑन द प्लेन, हेंस ग्रेटर इज द टाइम टेकन इन रोलिंग डाउन द प्लेन। जितना ज्यादा k का मान होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ डायरेक्शन का ऑफ द बॉडी का, उतना कम होगा इसका एक्सीलरेशन का मान, और उतना ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी को यहां से यहां नीचे आने में। समझ में आई बात ना, ये मतलब है। तो as much k will be greater as compared to r, the value of acceleration will be lesser, and this body, right, will take long time to come down the inclined plane। समझ में आया बात ना, ये मतलब हुआ ऐसा, राइट। और यहां पे देखो इसमें कहीं भी m नहीं है, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस केस में, एक्सीलरेशन में m कहीं नहीं है, तो दिस एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बोल रहे लिखते जाओ। हम अगर हम बोले, यहां हम लिख रहे हैं देखो, ई अगर k जितना ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू r, दिस इंप्लाइज a एक्सीलरेशन विल बी उतना कम, so time taken, time, this is time taken by this body to rolling down on an inclined plane will be more, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। और दिस a is independent of mass, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्योंकि देख लो इसमें मास कहीं इंगेज नहीं है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना है इसके बाद, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, राइट, लिख लिए। लिख लिए तो जल्दी बोलो, कॉपीड, तो आगे बढ़ेंगे। आर यू एबल टू सी एवरीथिंग ऑन द बोर्ड?
इफ यस देन कॉपी इट प्रॉपरली। और कॉपी कर लिए तो ये बताइए और मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें थोड़ा और बात करेंगे इसमें। सॉरी, कोई नहीं रिस्पॉन्स देता है। मनी, आर यू स्लीपिंग? राहुल, एंजल, कृष्णा, if not sleeping then respond ना। तो आगे बढ़े, मिटाएं इसको, जगे हुए हैं तो कॉपी कर लिए तो रिस्पॉन्ड कीजिए, इसको मिटाता हूं। यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो आगे देखो, हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में। अब इसको ना थोड़ा मैच द कॉलम के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप थोड़ा हेल्प करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद हो सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का, तो हम लोग कुछ बात कर सकते हैं यहाँ। देखो, अब क्या बात करनी है वो बात करते हैं। किसी ने कुछ बोला क्या? ओके, अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस में। मान लीजिए पहला केस में बॉडी जो है सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अबाउट व्हिच ये रोल करेगा, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, जिसके अबाउट ये रोल करेगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मान होता है हाफ mr², अगर उसका रेडियस है r। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दे mk² से, यहां से हम लोगों को k²/r² का मान आ जाएगा 1/2, इसके केस में, सिलेंडर के केस में। ठीक है, तो इसके लिए a का मान क्या आ जाएगा, g sin थीटा डिवाइडेड बाय k²/r² का मान हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना 3/2, तो ये हो जाएगा 2g sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। ऐसा होगा क्या? ये आ गया आपको एक्सेलरेशन का मान इन केस ऑफ किसके, सिलेंडर के केस में। दूसरा केस हम लोग यहां बात करते हैं। अगर ये मान लो कि सॉलिड स्फीयर, बॉडी कैसा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अबाउट व्हिच इट रोल, डायमीटर के अबाउट अगर निकालेंगे इसका, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे I = 2/5 mr² होता है, इसको mk² से कंपेयर कर दो, यहां से k²/r² का मान आ जाएगा अपना 2/5, और इसको अगर पुट करेंगे एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन में, इट विल कम g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5g sin थीटा बाय 7। ये आ गया सॉलिड स्फीयर के केस में। अगर यही चीज अपना होलो स्फीयर होता, कैसा स्फीयर होता, होलो स्फीयर, खोखला गोला अगर होता,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अबाउट व्हिच इट विल रोल विल बी इक्वल टू 2/3 mr²। ये सब एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इसको mk² से कंपेयर कर दो, यहाँ पे k²/r² का मान आ जाएगा अपना 2/3, क्योंकि mm गेट कैंसिल, वो पुट करोगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, छोड़ो, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2/3 + 1, ये हो जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा 3, ये हो जाएगा 3g sin थीटा बाय 5। दिस विल बी इन केस ऑफ होलो, मतलब होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में 5g sin थीटा बाय 7 और सिलेंडर के केस में 2g sin थीटा बाय 3। अब इसी का पर्टिकुलर केस में जो क्वेश्चन पूछता है, ये तो 3 हो ही गया, निकाल लिया एक्सीलरेशन डिफरेंट केसेस में, या जो हम बात करने वाले वो समझो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको दे दे g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको थीटा का मान दे दे 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज साइन थीटा का मान अपना क्या हो जाएगा 1/2, है ना, साइन 30 डिग्री 1/2। तब आप बताओ एक्सीलरेशन का मान A फॉर सिलेंडर क्या हो जाएगा अपना, ये देखो 2g, 2 × 9.8 sin थीटा इज हाफ डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करो, दिस विल कम, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल कम कितना, दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए ऑफ सिलेंडर का। इस केस में अगर आपको थीटा 30 डिग्री है और जी का मान 9.8 है तब। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो दैट विल कम कितना 5 × 9.8 × 1/2 डिवाइडेड बाय 7, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल कम 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह से आप बात करेंगे ए होलो स्फीयर के केस में, इसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के लिए, तो दैट विल कम कितना अपना 3 × 9.8 × हाफ डिवाइडेड बाय 5, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल कम लगभग 2.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर दिस कंडीशन, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री एंड g = 9.8, ratio of acceleration of rolling bodies in case of cylinder, solid sphere और hollow sphere क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड स्फीयर का, देन सिलेंडर का, और सबसे कम है होलो स्फीयर का। सबसे कम किसका है, होलो स्फीयर का। क्योंकि ऐसा क्यों है, एक बात समझिए, ये रेशियो जो आता है अपना इसी के ना k²/r² + 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन, है ना, इस केस में। तो अब k²/r² का मान जितना कम होगा, समझ में आता है, जितना कम होगा मतलब मीनिंग समझिए, अगर इस चीज का मान कम होगा तब तो एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। आप मीनिंग समझो, k का मान एज कंपेयर टू r जितना ज्यादा होगा उतना कम एक्सीलरेशन होगा, है ना। तो वो चीज आप कहां पे देख सकते हैं, देखो सॉलिड स्फीयर के केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दे तो यहां से आप क्या समझेंगे कि k = √2 और r = √5, तो k is lesser than r, यहाँ भी k is √1 और r is √2, और यहाँ देखो k is √2 r is √3, समझ आ रहा बात क्या है। तो ये चीजें अगर हम लोग बात करें तो जिस यहाँ पे एक मीनिंग और क्लियर होता है कि जितना एक्सीलरेशन कम होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है उसको यहाँ पहुंचने में। अगर यहाँ बात करें तीनों में से कौन बॉडी सबसे ज्यादा टाइम लेगा रोलिंग डाउन करने में ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, तो आंसर होगा किसका, इसका, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन सबसे कम है ना। यहाँ देखो ए ऑफ होलो स्फीयर HS लिख रहे हैं is lesser than A of cylinder CYL लिख रहे हैं, which is lesser than A of spherical sphere, है ना। जितना कम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय दिस
मान लेते हैं THS है, दिस विल बी मोर देन T सिलेंडर, दिस विल बी मोर देन किसके, T सॉलिड स्फीयर। समझे कि नहीं? ये बोलने का मतलब है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। राइट, क्लियर है गाइस? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। आपको बोलेगा कि आपको 3 बॉडी दिए हैं, एक सिलेंडर दिए हैं सेम रेडियस का, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल सॉरी स्फेरिकल बॉडी है और होलो स्फेरिकल बॉडी है। समझ में आई बात ना? और तीनों क्या कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए कुछ भी एंगल दे देगा, 30 डिग्री यहां दिए है, मान लीजिए 30 डिग्री, एक्सेलरेशन का मान ले लीजिए g = 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान। तो बोलेगा कि बताओ उसको रोल करने में इस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे किस बॉडी को ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो पूछ सकता है ना आपको। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, ये खास करके जेईई मेंस एडवांस उस सब एग्जाम में पूछता है। अभी तक नीट में नहीं पूछा है, नीट में भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो दैट मीन्स यू नीड टू थिंक आउट, ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ब्रेन बूस्टर टाइप का क्वेश्चन ये। राइट, कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना? खास करके जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक या बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए भी खूब जेईई पीएसयू और गेट में एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। टी टाइम है सर, यस टी टाइम है बालक, टाइम टाइम टाइम, दिस टी इज टाइम। एक एक्सेलरेशन आप जान ही रहे हैं बाबा, और टी इज टाइम बाबा, टाइम टाइम सेकेंड टू यहां पहुंचने का, राइट ना, रोल करके नीचे आने का, टाइम टू रोल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन को रोल डाउन करने का टाइम है टी। अब तो ठीक है, इसमें कोई डाउट है एंजल? एग्जाम में यहां क्वेश्चन आता है गारंटीड। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? सॉरी, मौसम बहुत गड़बड़ है, बहुत गर्मी है और लू भी, और आप आंसर भी नहीं कर रहे हो। देखिए एक बात बताता हूं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया पीजीटी का? जो लोग भर रहे हैं, जो लोग लैब असिस्टेंट का भरना था, वो लोग फॉर्म फिल कर लिए? और जेएसएससी का भी, जेएसएससी का भी नोटिफिकेशन आया है क्या? जेएसएससी जेई का? तो जो भी फॉर्म आया आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, और क्या कीजिए, आप क्रांतिक वे में प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन में थोड़ी भी कमी मत कीजिए, वरना दिक्कत होगी, ठीक है ना? अभी से आप लग जाइए जम के, क्योंकि एग्जाम होगी, आप प्रिपेयर रहेंगे, एग्जाम निकल जाएगा। ये सोचेंगे कहीं एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, क्या हो जाए, वो हो जाए, वो जो होगा जब तब देख लेंगे, लेकिन आप अपने टाइम का फ्रूटफुली उपयोग कीजिए, ठीक है ना? ऐसा तो एक रिजल्ट तक आप पहुंचेंगे क्लियर कट। तो रिजल्ट के बारे में सोचिए मत, आप अपना काम कीजिए और फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है? तो विद दैट नोट वी विल फिनिश टुडे क्लास, और कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। कोई भी लोग बंक मत करिएगा, अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे लास्ट तक, केप्लर्स के लॉज तक, ठीक है ना? आप अच्छे से क्लियर, मतलब थोड़ा माइंड को फ्रेश करके आइएगा, पूरा ग्रेविटेशन कल कंप्लीट करेंगे। तो विद दैट नोट वी विल फिनिश टुडे क्लास, थैंक यू।